सभी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सर, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ICR JRF हो, चाहे SRF, चाहे ARS नेट, IBPS AF4, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, इन सभी के एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैंगो से रिलेटिव है। उस टॉपिक का नाम है मैंगो, यानी कि आम। जैसे को बता दें, आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। आम को क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को बाथरूम बाथरूम फल भी कहा जाता है। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं, बाथरूम फल भी कहा जाता है और राष्ट्रीय फल है ही है। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय फल भी है। फलों का राजा क्या क्या कहलाता है? फलों का राजा आम कहलाता है और बाथरूम फल भी कहलाता है। बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, यानी कि इसको मेंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। बात करें इसकी फैमिली की, यानी कि कुल कौन सा है? कुल इसका एनाकार्डियेसी है। और बात करें उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान इसका भारत ही बताया जाता है, लेकिन कुछ किताबों में बर्मा भी दिया गया है। तो इसलिए भारत भी आप ध्यान रखेंगे और वर्मा भी याद रखेंगे। कहीं कभी कभी एंडो वर्मा दे देता है, तो इसलिए एंडो वर्मा, बर्मा और भारत, ये तीनों याद रखेंगे। बात करें इसकी क्रोमोजोम संख्या की, यानी कि गुणसूत्र संख्या की, तो 2n बराबर 40 इसका क्रोमोजोम नंबर होता है। फल का प्रकार, यानी कि फल का प्रकार जो आम का है, फल का प्रकार की बात करें तो फल का प्रकार ड्रूप हो जाएगा और इसको अस्टिल भी कहा जाता है, यानी कि फल का प्रकार ड्रूप या अस्टिल हो जाएगा। पुष्पक्रम का प्रकार जो मैंगो का होता है पेनिकल होता है, यानी कि इसको साइमोस के नाम से भी जाना जाता है। खाने योग्य भाग इसका मध्य फल भीति, यानी कि इसको मीजोकार्प कहा जाता है। बात करें आम में, भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। यानी भारत में आम का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल, उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तभी भी उत्तर प्रदेश का आम के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान आता है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल, ये बांसवाड़ा ज़िला जो राजस्थान के अंदर है, ये ज़िला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यानी राजस्थान की अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन में बांसवाड़ा ज़िला आएगा। अगर भारत की बात करेगा क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में, तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि उत्तर प्रदेश। आम में सर्वाधिक पाए जाने वाला पोषक तत्व, आम में पाए जाने वाला सर्वाधिक पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन ए है, यानी कि 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा आम के अंदर पाई जाती है। तो उसके बाद पपीता का नंबर आता है। तो आम सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है, लेकिन अगर कच्चे आम रहेंगे तो उसमें विटामिन सी रहती है। जैसे ही पक जाते हैं तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आगे है आम का पीला रंग। आम का पीला रंग किसके कारण हो जाता है? आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। कच्चे आम में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कच्चे आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। इसीलिए आम क्या खट्टे होते हैं, खट्टे होने पर विटामिन सी की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे येलो कलर में चेंज होते हैं, पीले कलर में चेंज हो जाते हैं, तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। आम का पीला रंग किसके कारण होता है? विटामिन बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ये सब आप लोग ध्यान देंगे। अब बात करते हैं आम का उपयोग। आम का उपयोग क्या है? आम का उपयोग ताज़ा खाने में तो ताज़ा खाया जा सकता है, आमचूर बनाकर खाया जा सकता है, अचार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, फल पानक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और डिब्बाबंदी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आम का उपयोग क्या है? ताज़ा खाने में, आमचूर बनाने में, अचार बनाने में,
फल पानक बनाने में और डिब्बाबंदी में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें फलों की प्रोसेसिंग उत्पादन में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाला उत्पाद कौन सा है? मैंगो पल्प यानी का आम का गूदा जो होता है सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला उत्पाद माना गया है। यानी प्रोसेसिंग के रूप में इसको प्रोसेसिंग यानी कि डब्बे में पैकिंग कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, वो प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये मैंगो पल्प यानी कि गूदे का किया जाता है। भारत कुल विश्व का 54.7% आम का उत्पादन करता है। यानी कि 54% जो है भारत मैंगो का उत्पादन अकेले ही करता है। भारत में फलों के अंतर्गत आम का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। अगर फलों की बात करें, फलों के अंतर्गत आम का क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया का प्रथम स्थान है। भारत में फलों के अंतर्गत आम का उत्पादन में द्वितीय स्थान केला का है। भारत में जितने भी फल हैं टोटल जो फल हैं उसमें पहले नंबर पे केला का आता है। दूसरे नंबर पर जो उत्पादन में आपका ये हो जाएगा आम हो जाएगा। पहले स्थान पर केला, दूसरे स्थान पर मैंगो। अब बात करें अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान बिहार में 1 लाख आम के वृक्ष लगाए थे। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान बिहार में 1 लाख आम के वृक्ष लगाए थे। उसे क्या कहा गया? उसे लक्खी बाग कहा जाता है। कौन सा बाग कहा जाता है? लक्खी बाग कहा जाता है। अब बात करें जलवायु की कि आम के लिए सफल उत्पादन के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन से क्षेत्रों के लिए आम की खेती सबसे अच्छी मानी गई है। तो जलवायु की बात करें तो आम जैसा कि उष्ण जलवायु का पौधा है। कौन से जलवायु का? उष्ण जलवायु का पौधा है। इसे उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में लगाया जा सकता है। कैसी जलवायु में? उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में लगाया जा सकता है। लेकिन यह जो आम कौन सी जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु का पौधा है। पुष्पन के समय वर्षा होना नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसके जो पुष्पक्रम होते हैं ये गिर जाते हैं। अगर तेज़ी से बरसात होगी, हवा आएगी, ओलावृष्टि होगी तो इसके पुष्पक्रम होते हैं नीचे गिर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर पुष्पन के समय बरसात हो जाती है तो आम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और वृद्धि के लिए बात करें, उपयुक्त टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करें मृदा की, मृदा कैसी चाहिए? बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है। बात करें पीएच मान, उस भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो गया पीएच तो नुकसानदायक होता है। 6 से कम हुआ तभी भी आम की खेती सफल नहीं मानी जाती है। और मृदा कंकड़ीली नहीं होनी चाहिए, पथरीली नहीं होनी चाहिए और अधिक बलुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। आंधी तूफान से गिरने का भय रहता है, इसलिए मृदा को ध्यान में रखकर ही खेती करना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे प्रवर्धन की, यानी कि प्रवर्धन में सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है आम के लिए वो विनियर ग्राफ्टिंग है। विनियर ग्राफ्टिंग जो होती है आम की इसके प्रवर्धन के लिए सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग माना गया है। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? आम की प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी मानी गई? व्यावसायिक विधि आपकी ये हो जाएगी, विनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगी। विनियर ग्राफ्टिंग जो होती है व्यावसायिक विधि है आम की। विनियर ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त समय अगस्त। कौन सा समय चाहिए? अगस्त, यानी मार्च और अगस्त में विनियर ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। उसके बाद स्टोन ग्राफ्टिंग। बात करें स्टोन ग्राफ्टिंग, यह विधि व्यावसायिक स्तर पर नहीं अपनाई जा सकती। इसको व्यावसायिक स्तर पर नहीं लगा सकते हैं। ये ध्यान देंगे आप ये पॉइंट कि व्यावसायिक स्तर पर लगाए जाने वाली आम के प्रवर्धन की विधि कौन सी है? विनियर ग्राफ्टिंग है। और अगर करें स्टोन ग्राफ्टिंग कैसी, व्यावसायिक स्तर पर इसको नहीं लगाया जा सकता है स्टोन ग्राफ्टिंग को। स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त समय कौन सा चाहिए? सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त समय माना गया है।
स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए। नर्सरी में जल्दी पौधे तैयार करने के लिए इस विधि को अपनाई जाती है। अगर पूछ रहे हैं नर्सरी में जल्दी तैयार होने के लिए या तैयार करने के लिए कौन से विधि अपनाई जाती है, तो स्टोन ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है। तो आपको दिखा दे रहे हैं किस प्रकार की स्टोन ग्राफ्टिंग होती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये स्टोन ग्राफ्टिंग है, यानी कि सीड स्टोन यहाँ है। सीड स्टोन कहाँ है, एक मिनट, ये देखिए सीड स्टोन है, यानी कि ये एक मूलवृंत है, यानी कि घटिया किस्म का हो सकता है और आपको साइन अच्छी किस्म का लेके आना है। उस नस्ल के अच्छी नस्ल का लेके इसके ऊपर रोपण किया जाता है। इसको दोनों को यहाँ पे जॉइंट कर दिया जाता है और मतलब दोनों को आपस में मिलाप कर दिया जाता है। मिलाप करने के बाद इसको सूतली से यहाँ पर ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद ताकि ये आपस में हिले डुले ना, आपस में ये चिपक जाए, यानी कि जाइलम फ्लोएम आपस में चिपक जाए और भोजन का संचार एक दूसरे को होता रहे। तो इस प्रकार की जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, यानी कि स्टोन ग्राफ्टिंग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग में एक चाकू की सहायता से वी आकृति का इस प्रकार आपको चीरा लगाते हैं, है ना, इस प्रकार का चीरा लगाते हैं इसमें। और चीरा लगाने के बाद यहाँ पे वी आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार वी आकृति बना दी जाती है। वी आकृति बनाने के बाद हमारे मूल वृंत में जो आप साइन को लेके आए हैं इसके अंदर फंसा दिया जाता है। यहाँ पर फंसा कर इसमें पट्टी द्वारा इसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार बांधने के बाद नई एक जो बड्स होती है यहाँ पर तैयार हो जाती है। ऊपर की शाखा इसको काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो नया प्लांट तैयार होता है, ये हमारा नया प्लांट यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। और उससे पहले जो हम दिखाए हैं वो आपका स्टोन ग्राफ्टिंग। आप लोगों को दो चीज़ समझ में आ गया होगा, विनियर ग्राफ्टिंग और स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग का उपयुक्त समय जो रोपण का होता है कौन सा लगाते हैं, सितंबर के महीने में इसको लगाया जाता है। इसलिए लगाते हैं नर्सरी में जल्दी तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, स्टोन ग्राफ्टिंग का ही प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद आती है इनार्चिंग। इनार्चिंग यह पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इनार्चिंग विधि कहाँ पर अपनाई जाती है, पूर्वी भारत के कुछ ही क्षेत्रों में इसको अपनाया जाता है। अब बात करें पौधरोपण के लिए उपयुक्त समय। आम के पौधरोपण का उपयुक्त समय सबसे अच्छा कौन सा समय बताया गया है, तो जून जुलाई का महीना सबसे अच्छा समय बताया गया है पौधरोपण के लिए, मैंगो के लिए। बात करें गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार कितना गहरा होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और गहराई ये तीनों में दिया गया है 1 × 1 × 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 × 10 × 10 ये हो जाएगा आपके गड्ढे का आकार। उसके बाद पौधरोपण की दूरी कितना रखना है, 10 × 10 मीटर, यानी कि पौध से पौध की दूरी 10 मीटर और पौध से पौध लाइन की दूरी 10 मीटर, इसलिए इसको 10 × 10 कहा जाता है। 10 × 10 के अगर हिसाब से हम पौधे लगा रहे हैं तो हमारे एक हेक्टेयर में कितने पौधे लग जाएंगे, 100 पौधे लग जाएंगे। अगर जैसे आम्रपाली कुछ जातियाँ इसकी बौनी जातियाँ होती हैं, जैसे आम्रपाली है, इसकी दूरी कितनी रखते हैं आम्रपाली की, 2.5 × 2.5 रखते हैं, 2.5 × 2.5। तो 2.5 × 2.5 अगर मीटर के हिसाब से अगर पौधे लगा रहे हैं तो एक हेक्टेयर में कितने पौधे लग जाएंगे, 1600 पौधे लग जाएंगे। चलिए बात करें प्रूनिंग का समय, यानी कि कटाई छटाई कब करते हैं। इसमें मैंगो में प्रूनिंग का समय होता है अगस्त और सितंबर का महीना प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा बताया गया है। प्रूनिंग की विधि, प्रूनिंग के लिए कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छी मैंगो में रूपांतरित आग्र प्रारोह प्रणाली, कौन सी विधि अपनाते हैं, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ये विधि मैंगो के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कि बीज की शाखाएं नहीं काटते हैं, जो नई शाखाएं आती हैं उसी को हम इसकी कटिंग कर देते हैं, इसलिए रूपांतरित आग्र प्रारोह प्रणाली इसको कहा जाता है। जो नई शाखाएं हैं उन्हीं को काटकर हटा देना, तो इसको कहते हैं प्रूनिंग की विधि है सबसे अच्छी मानी गई। अब आम में पुष्पन का समय, यानी कि आम के अंदर कौन से महीने के अंदर फूल आता है, यानी पुष्पन का समय सबसे अच्छा माना गया है या पुष्प आ जाते हैं। तो जो फरवरी और मार्च का समय है इसमें
आम में सभी प्लांट में पौधे फूल आ जाते हैं। लेकिन कुछ वैरायटियाँ होती हैं जैसे ऑन ईयर ऑफ ईयर की समस्या पाई जाती है, यानी एक साल फूल आते हैं, एक साल दूसरे साल नहीं आते हैं, उसको ऑन ईयर ऑफ ईयर कहा जाता है। उसको हम आगे बताएंगे वो क्यों होता है इस प्रकार की समस्या। अधिकतर ये जो कुछ क्रापें हैं, जैसे कुछ वैरायटियाँ जैसे दशहरी के अंदर ये अधिकतर समस्या होती है ऑन ईयर ऑफ ईयर की, यानी कि एक डाली में फल लगे हैं दूसरी डाली में नहीं लगे हैं, इस प्रकार की समस्या देखा गया है। अब फलन का समय, फल कब आ जाते हैं मैंगो के अंदर? मई जुलाई में इसमें फल आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आम के परिपक्व अवस्था, यानी कि तुड़ाई की अवस्था। इसको हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहा जाता है। कौन सा इंडेक्स? हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि आम के परिपक्वन अवस्था और तुड़ाई की अवस्था। कितने समय पर आम हमारे पक जाते हैं, तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। जैसे फूल यहाँ पे लिखा हुआ है, फूल लगने के 90 से 110 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने दिन बाद? 90 से 110 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आम के परिपक्व होने पर प्राकृतिक वैक्स विकसित हो जाती है। आम जब परिपक्व हो जाता है तो प्राकृतिक वैक्स जिसके कारण आम पकता है, वो प्राकृतिक वैक्स जो होता है विकसित हो जाते हैं। आम के परिपक्व होने पर कंधे उसके फूल जाते हैं। जहाँ पर जॉइंट रहता है, आम का टहनी से जुड़ा होता है, वो कंधे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि वहाँ से फूलना स्टार्ट हो जाता है। कच्चे आम होते हैं तो वहाँ पे फूला हुआ नहीं भाग होता है, वहीं से वैक्स का निर्माण होता है, वही आम को पकाने का काम करता है, यानी कि फ्रुक्टोज के अंदर चेंज करने का काम करता है। आम के परिपक्व होने पर अपेक्षित घनत्व तो उसका बढ़ जाता है। आम जैसे जैसे पकता है उसका अपेक्षित घनत्व तो बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब जब आम परिपक्व होता है तो उसका अपेक्षित घनत्व जो तो बढ़ जाता है, घट जाता है या सामान्य रहता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या था, आम का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। दशहरी के परिपक्व होने पर अपेक्षित घनत्व कितना हो जाता है? दशहरी का जब आम पकता है तो अपेक्षित घनत्व उसका 1.02 हो जाता है उसका अपेक्षित घनत्व। अब बात करें उपज की, आम की उपज कितनी हो जाती है? 90 से लेके 120 किलोग्राम। एक पेड़ पर कितना? 90 से लेके 120 किलोग्राम प्रति वृक्ष। एक पेड़ पर 90 से 120 किलोग्राम आसानी से आम मिल जाते हैं। अथवा अगर टन की बात करें तो 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे भंडारण की। आम के भंडारण के लिए 12 से 12.5 से मान लीजिए 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता पर 3 से 4 सप्ताह तक इसको भंडारित कर सकते हैं। कितने सप्ताह के लिए? 3 से 4 सप्ताह के लिए इसको आसानी से भंडारित कर सकते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर कितना रहे? 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहे और नमी कितनी रहे? 85 से लेके 90% आर्द्रता यानी कि नमी रहे, और इसको 3 से लेके 4 सप्ताह तक भंडारित हम कर सकते हैं। अब बात करें किस्में। कुछ ऐसी किस्में हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में मानी जाती हैं। जैसे उत्तरी भारत की अलग किस्में होती हैं, पूर्वी भारत की अलग किस्में होती हैं, दक्षिणी भारत की अलग किस्में होती हैं, पश्चिमी भारत की अलग किस्में होती हैं। तो उन किस्मों की अलग अलग खासियत होती है और उन्हीं क्षेत्रों में उन किस्मों को लगाया जा सकता है। जैसे बात करें पश्चिमी क्षेत्रों के लिए किस्में। पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी किस्में आती हैं? पश्चिमी क्षेत्र, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अगर आम की किस्में लगाएंगे या खेती करेंगे तो वहाँ पर मुख्य रूप से राजपुरी, अल्फांसो, अनारडिस, मूलगोवा, पायसी, केसर और लंगड़ा, ये सब वैरायटियाँ हैं पश्चिमी क्षेत्र के लिए। यानी कि इन वैरायटियों को आप पश्चिमी भारत में आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करें उत्तरी क्षेत्र के लिए किस्में। उत्तरी क्षेत्र के लिए कौन कौन सी किस्में हैं? लंगड़ा हो जाएगी, बॉम्बे ग्रीन हो जाएगी, दशहरी, फजली, चौसा, सफ़ेदा और केसर। ये सब किस्में कौन से? उत्तरी भारत के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश वगैरह ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फजली, चौसा, सफ़ेदा और केसर, ये किस्में आसानी से लगा सकते हैं उत्तरी भारत में। बात करें पूर्वी क्षेत्रों के लिए। पूर्वी क्षेत्रों के लिए मालदा,
जर्दालू, कृष्णभोग, हिमसागर और गुलाब खास। ये किस्में पूर्वी क्षेत्रों के लिए, यानी कि पूर्वी भारत के क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों पर मालदा, जर्दालू, कृष्णभोग, हिमसागर, गुलाब खास ये किस्में आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करें साउथ इंडियन, यानी कि दक्षिणी भारत में कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं। दक्षिणी भारत के लिए नीलम हो जाएगा, बेंगलोरा हो जाएगा, तोतापुरी हो जाएगा, बेनानसन हो जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा ना, ये सब केसर है, बगनपल्ली, ये सब किस्में किन क्षेत्रों के लिए है, ये सब किस्में आपके दक्षिणी भारत की किस्में हैं। अब बात करते हैं किस्मों के लक्षण। कुछ ऐसे किस्में हैं जिनके कुछ अलग ही पहचान, अलग ही खासियत रहती है और अपने खासियत के नाते अलग ही उनका नाम रहता है। जैसे बात करें दशहरी की, दशहरी की बात करें, यह उत्तर भारत की और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। उत्तर भारत की पूछे सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म दशहरी हो जाएगी। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध किस्म आम की कौन सी है, तभी भी दशहरी हो जाएगा। अब बात करें चौसा। चौसा के बारे में सब लोग जानते ही हैं। चौसा सबसे मीठी किस्म है। सबसे मीठी किस्म कौन सी हो जाएगी, चौसा। चौसा सबसे मीठी किस्म है, लेकिन यह एक पछेती किस्म है, ये ध्यान देंगे। कभी कभी पूछता है चौसा किस प्रकार की किस्म है, अगेती है, पछेती है, मध्यम है, तो यह एक प्रकार की पछेती किस्म है और सबसे मीठी है। सबसे मीठी किस्म है कौन सी है, चौसा है। और उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख किस्म कौन सी है, दशहरी है। और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है मैंगो की, तभी भी दशहरी है। फजली की बात करें, फजली कैसी किस्म है, यह भी एक पछेती किस्म है। बात करें केसर की, यह सबसे सुगंधित किस्म है। सबसे सुगंधित किस्म कौन सी आती है, केसर होती है। अब बात करें निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म। निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, अल्फांसो। अल्फांसो के बारे में नाम सुने ही होंगे, यानी कि निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। लेकिन इसमें एक सबसे भयंकर रोग होता है स्पॉन्जी टिश्यू का, यानी कि उत्तक क्षय सबसे ज़्यादा इस किस्म को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए भारत में सर्वाधिक इसी किस्म को निर्यात किया जाता है। कभी कभी पूछता है एग्जामों में कि सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म आम की कौन सी है, तो अल्फांसो है। लेकिन इसमें यहाँ स्पॉन्जी टिश्यू, उत्तक क्षय, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सर्वाधिक प्रभावित होने वाली किस्म कौन सी है, उत्तक इसमें स्पॉन्जी टिश्यू से, तो ये अल्फांसो है। अब बात करें बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन यह सबसे अगेती किस्म है। सबसे अगेती किस्म कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन। इसे उत्तर प्रदेश में मालदा और दिल्ली में सिरोली के नाम से जानते हैं। बॉम्बे ग्रीन सबसे अगेती किस्म है और उत्तर प्रदेश में इसको मालदा के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, मालदा के नाम से जानते हैं। और दिल्ली में इसको सिरोली के नाम से जाना जाता है। बात करें बगनपल्ली। बगनपल्ली यह आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक किस्म है। बगनपल्ली किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश की एक व्यावसायिक किस्म मानी जाती है। अब बात करें बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन में एक खासियत होती है, सर्वाधिक विटामिन की मात्रा किसमें पाई जाती है, बॉम्बे ग्रीन के अंदर पाई जाती है। यानी कि ये जो आम होता है बॉम्बे ग्रीन, ये हरे रंग का होता है। अभी दिखाएंगे हम कौन कौन सी वैरायटियों का किस प्रकार का आम होता है। तो सर्वाधिक विटामिन की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा बॉम्बे ग्रीन में होता है। यह गुच्छा मुच्छा रोग से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यानी गुच्छा मुच्छा जो रोग लगता है, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है, बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको मैंगो मालफॉर्मेशन बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक में यानी फ्लावरिंग में ही गुच्छा मुच्छा रोग लग जाता है, एक उसके लीफ जो होता है, छोटे छोटे लीफ पत्तियां जो होती हैं वो गुच्छा मुच्छा में बदल जाती हैं, जिसके कारण फल फूल सब कुछ मतलब ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, एकदम बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या सबसे ज़्यादा बॉम्बे ग्रीन के अंदर देखी गई। अब बात करें लंगड़ा की। लंगड़ा किस प्रकार की वैरायटी है, लंगड़ा में आम की किस्मों में सर्वाधिक उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं। यानी कि लंगड़ा जो वैरायटी है इसमें 68% तक उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फल और फूल झड़ने की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। यह ध्यान देंगे,
आम की एक ऐसी वैरायटी है लंगड़ा, जिसमें फल फूल अधिक झड़ने की समस्या पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उभयलिंगी फूल लगते हैं, यानी कि 68% उभयलिंगी फूल लगते हैं। अब बात करें निरंजन की। निरंजन, मधुलिका और EMOCH1 तीन वैरायटी हैं। एक निरंजन है, एक मधुलिका है, एक EMOCH1। ये तीन वैरायटियाँ हैं। कहीं कहीं किताबों में दो ही दिया जाता है, निरंजन ही सबसे ज़्यादा देते हैं, निरंजन और मधुलिका। लेकिन तीनों वैरायटियों को आप याद रखेंगे, निरंजन, मधुलिका और EMOCH1। यह आम की बेमौसमी किस्म है, यानी कि ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन वैरायटी कह सकते हैं, बेमौसमी किस्में हैं, यानी कि हमेशा इसमें फल वगैरह लगते रहते हैं। एक तरफ फल लगेंगे, एक तरफ फूल लगेंगे, सदाबहार वैरायटी है, ऑफ सीजन वैरायटी है, इसको कह सकते हैं। कौन कौन सी? निरंजन, मधुलिका और EMOCH1, ये तीन वैरायटियाँ हैं। अब बात करें आम की जावेरी किस्म है। एक किस्म कौन सी? आम की जावेरी किस्म, जिसमें सर्वाधिक TSS पाया जाता है, यानी कि उसमें 24.8% TSS पाया जाता है। यानी कि TSS कुल घुलनशील ठोस पदार्थ जिसको कहा जाता है, 24.8% पाया जाता है। यानी कि वैसे आम में 20% ही रहता है TSS, लेकिन इसमें जावेरी जो किस्म है इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में TSS पाया जाता है। यानी कि सबसे मीठी जो मिठासपन अधिक होता है इसमें, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, इसका जो जूस होता है काफ़ी गाढ़ा होता है जावेरी का, इसलिए 24.8% इसमें TSS पाया जाता है। अगली किस्म हमारी है रोजिका। इसको क्या कहते हैं? रोजिका कहा जाता है। ये एक ऐसी किस्म है उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म है। पूछता उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म कौन सी है? रोजिका। तो उस किस्म का नाम बताना है। रोजिका किस्म है जो उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई, यानी म्यूटेशन द्वारा तैयार की गई किस्म है। उसके बाद लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी कैसी किस्म है? ये चूर्णी फफूंद प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी किस्म है, चूर्णी फफूंदी के प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी? लाल सिंदूरी। अच्छी वैरायटी है, लाल रंग की होती है। बात करें नीलम की। नीलम यह दक्षिणी भारत में लगातार फलन देने वाली किस्म है। दक्षिणी भारत, अपने उत्तरी भारत में ये किस्म नहीं लगाई जा सकती है नीलम को, लेकिन दक्षिणी भारत में लगाई जाती है। ये लगातार फल देने वाली किस्म है, यानी कि इसमें ऐसी समस्या नहीं आएगी कि एक डाली में फल लग रहे हैं, एक डाली में नहीं लग रहे हैं, यानी सब डालियों में फल लगेंगे, बराबर रूप से लगेंगे, हर साल फल लगेंगे। ये कौन सी वैरायटी है? नीलम है। चलिए आगे हैं संकर किस्में। कौन सी किस्में? संकर किस्में। आम की कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जो अलग अलग किस्मों से क्रॉस कर निकाली गई। जैसे बात करें आम्रपाली की। आम्रपाली किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है? दशहरी और नीलम, ये दो वैरायटियों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है आम्रपाली। कौन कौन सी? दशहरी और नीलम, दोनों के बीच में संकरण करके निकाली गई किस्म है आम्रपाली। यानी कि ये किस प्रकार की है? बौनी किस्म है। सबसे बौनी किस्म कौन सी है? आम्रपाली। और इसके पौधरोपण दूरी कितना रखते हैं? 2.5 मीटर पर रखते हैं। यानी कि यहाँ दे सकते हैं, पीछे बताएं, जितने भी आम होते हैं 10x10 मीटर पर उसको लगाया जाता है, और यहाँ पर 2.5x2.5 मीटर रखा गया। यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर पौधों की बात करेंगे कितने पौधे लग जाएंगे? 1600 पौधे लग जाएंगे अगर इस दूरी पर लगाएंगे 2.5x2.5 पर। बाकी 10x10 मीटर पर अगर पौधे लगा रहे हैं तो उसमें 100 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में, ये ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरी किस्म आती है मल्लिका। मल्लिका का क्रॉस किसके बीच में हुआ है? नीलम और दशहरी के बीच में हुआ है। मल्लिका की क्या खासियत है? मल्लिका में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन ए की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? मल्लिका के अंदर। ये किसका क्रॉस है? नीलम और दशहरी के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है।